नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा समय जब इंसान की कीमत उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से तय होती थी। जब सपनों को देखने से पहले ही कुचल दिया जाता था और जब पढ़ाई कुछ लोगों के लिए हक नहीं बल्कि जुर्म समझी जाती थी। उसी दौर में एक छोटा सा लड़का जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया गया, जिसे जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ा, लेकिन जिसके सपनों की उड़ान आसमान से भी ऊंची थी। क्या आपने कभी सोचा है वो लड़का जो समाज के सबसे निचले पायदान पर था, वो कैसे पहुंचा दुनिया के सबसे बड़े देशों में पढ़ने? कैसे एक इंसान जिसे अपने ही देश में बराबरी का हक नहीं मिला, वो देश विदेश जाकर बना ज्ञान का महासागर? ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये संघर्ष था, ये जिद थी, ये उस आग की कहानी थी जो हर अपमान के बाद और भड़कती गई। गरीबी थी, ताने थे, भेदभाव थे, लेकिन फिर भी एक सपना था, खुद को साबित करने का और उस समाज को जवाब देने का जो उसे हमेशा दबाना चाहता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे संभव हुआ ये सब? किसने दिया साथ, किसने खोले वो दरवाजे जो सदियों से थे बंद? और आखिर कैसे एक साधारण सा लड़का बन गया भारत का संविधान निर्माता? आज हम जानेंगे उस सफर की पूरी कहानी, जब डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार विदेश की धरती पर कदम रखा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो हालात से लड़ना चाहता है। ये कहानी है हिम्मत की, संघर्ष की और एक महानायक के बनने की। शुरू करते हैं। मनुष्य के जीवन में परिस्थितियों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर भीमराव के पिता बीमार न हुए होते तो वे बड़ौदा राज्य की नौकरी न छोड़ते। एक नौजवान लेफ्टिनेंट की अंतिम मंजिल क्या होती है? धीरे धीरे अपनी योग्यता से सर्वोच्च पद अर्थात राज्य के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो जाते हैं। यह दिन का सपना जैसी बात है, क्योंकि एक अछूत चाहे कितना भी योग्य क्यों न हो, उसे राजकाज का शास्त्र सम्मत अधिकार बिल्कुल नहीं था। परंतु भीमराव तो इतिहास पुरुष थे। उनको तो इतिहास में नया मोड़ लाना था और लोगों के मन में अपनी अमिट छाप छोड़नी थी। जून 1913 में बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने घोषणा की कि उच्च शिक्षा के लिए राज्य के खर्चे पर वे कुछ प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्रों को विदेश भेजना चाहते हैं। भीमराव ने महाराजा के बंबई स्थित मलबार हिल निवास पर जाकर महाराज सयाजी गायकवाड़ से मुलाकात की। बड़ौदा में वे क्यों नहीं रह सके, उन्हें कौन सी कठिनाई आई, यह सब उन्हें बताया। महाराज ने सब कुछ सुन लिया और दूसरे दिन फिर बुलाया। दूसरे दिन उन दोनों में जो वार्तालाप हुई, हम आपको वो बताते हैं। महाराज कहते हैं, कौन से विषय का अध्ययन करने की आपकी इच्छा है? बाबा साहब कहते हैं, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और विशेष रूप से सार्वजनिक वित्त। महाराज कहते हैं, इन विषयों का अध्ययन करने के बाद तुम क्या करोगे? बाबा साहब कहते हैं, इन विषयों के अध्ययन से मुझे मार्ग दिखाई देगा कि मैं कैसे अपने पतित यानी पिछड़े हुए समाज की स्थिति में सुधार ला सकता हूँ। इस मार्ग के आधार पर मैं समाज सुधार का कार्य करूंगा। महाराज हंसकर कहते हैं, किंतु तुम हमारी नौकरी तो करोगे ना? फिर तुम अध्ययन, नौकरी और समाज सेवा, ये तीनों का काम ऐसे एक साथ कैसे कर पाओगे? भीमराव कहते हैं कि महाराज, आपने यदि मुझे अवसर दिया तो मैं यह सब ठीक करके दिखाऊंगा। महाराज कहते हैं, क्या तुम अमेरिका जाओगे? भीमराव कहते हैं, जी हाँ महाराज जाऊंगा। महाराज कहते हैं, सयाजी गायकवाड़ कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि राज्य के शिक्षा अधिकारी से मिलकर विदेशी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बारे में अपना एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करो और मुझे सूचित करो। भीमराव 4 जून 1913 को बड़ौदा गए। उन्होंने शिक्षा उपमंत्री के कार्यालय में जाकर संविदा पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्हें 3 वर्ष के लिए $11.5 प्रति माह की राशि मंजूर की गई। इस करारनामे अनुबंध यानी जो शर्त रखी थी, उस शर्त में थी कि छात्रवृत्ति की एवज में उन्हें 10 वर्ष तक बड़ौदा रियासत में नौकरी करनी पड़ेगी। छात्रवृत्ति 15 जून 1915 से 15 जून 1916 की अवधि के लिए दी गई थी। यह राशि बहुत कम थी। यात्रा व्यय और अग्रिम राशि के रूप में 1963 रुपये दिए गए थे। 22 वर्ष का अछूत युवक 21 जुलाई 1912 को न्यूयॉर्क पहुंच गया।
अवसर को मुनाने और अपने उद्देश्य पूर्ति में संलग्न होने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। न्यूयॉर्क से उन्होंने अपने पिता के मित्र शिवनाथ कोनाक जमींदार को एक पत्र लिखा। 4 अगस्त 1913 को 564 वेस्ट 114 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, यूएसए। प्रिय जमींदार, आपने मेरे प्रति जो अपनत्व का भाव दर्शाया है, इसके लिए मैं अत्यधिक कृतज्ञ हूँ। मुझे विदाई देने के लिए जब आप आए थे, तब आपकी आंखें आंसुओं से भराई थी। उन आंखों में मैंने अपने पिता का प्यार देखा था। यदि वात्सल्य मेरे अन्य भाई बहनों को भी प्राप्त होगा और जैसे आपने समय समय पर मेरी मदद की तथा मार्गदर्शन किया, वैसे ही उन्हें भी देते रहोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपके प्यार भरे व्यवहार में अभिभूत हूँ। आप जैसी सुधारवादी दृष्टि और लोगों में भी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे बच्चे प्रगति के बारे में आकांक्षी नहीं है। पुरानी पीढ़ी के सूबेदार एवं जमींदारों ने जो भूलें की है, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वे भूलें सुधारी जानी चाहिए। ऐसा आप भी सोचते होंगे। बुरे हाल में रहने वाले बच्चों से ज्यादा उत्तरदायी उनके माता पिता हैं। माता पिता बच्चों को जन्म तो देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो कर्तव्य है उसे पूरा नहीं करते। यह कल्पना अब छोड़ देनी चाहिए। बच्चों का भविष्य उनके पालक ही बना सकते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए। आप सभी बच्चियों को पढ़ा रहे हो, इसका सुपरिणाम आपको शीघ्र ही मिलेगा। अतः लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करवाने का लक्ष्य रखना उचित है। आपके जो भी निकटतम लोग हैं, उन्हें भी आप शिक्षा का महत्व समझाइए। सभी को मेरा नमस्कार। आपका प्यारा भीमराव। ये था जो पत्र बाबा साहब ने न्यूयॉर्क अमेरिका पहुंचकर लिखा था उनके पिताजी को, दोस्त को, प्रिय जमींदार को। इसी पत्र में उन्होंने जीवन दर्शन से संबंधित शेक्सपियर की कविता का निम्नलिखित जो अंश है वो दिया था। क्या दिया था कि व्यक्ति के जीवन में अवसरों की लहरें आती है, यानी देयर इज ए टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन विच इफ टेकन एट द फ्लड लीड्स ऑन द फर्निच फॉर्चून। लहरें आती है, यदि वह इन अवसरों का उचित उपयोग करे तो उस व्यक्ति को गरिमा प्राप्त होती है। भीमराव ने एक सत्य प्रतिपादित किया था कि माता पिता बच्चों के भविष्यदाता नहीं होते, बल्कि केवल जन्मदाता होते हैं। इस देवी सिद्धांत को तिलांजलि देनी पड़ेगी, जबकि सत्य यह है कि बच्चों का भविष्य बनाने का उत्तरदायित्व माता पिता का है। भीमराव के लिए अनुभव और अवसरों के द्वार खुल गए। समानता के सिद्धांत का व्यवहार में उपयोग कैसा होता है, इसकी अनुभूति मिलने लगी। यह सर्वविदित है कि उत्तर अमेरिका एक ब्रिटिश कॉलोनी थी एवं उसको स्वतंत्र करने के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में ऐतिहासिक संघर्ष किया गया था। इब्राहिम लिंकन के नेतृत्व में अमेरिकन नीग्रो लोगों ने गुलामी से मुक्ति हेतु जो संघर्ष किया था, वह इतिहास में एक महान घटना मानी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका इन मुसीबतों के बावजूद एक सशक्त, संगठित एवं स्वतंत्र गणराज्य के रूप में उभरा था। न्यूयॉर्क में स्वतंत्रता की प्रतिमा अपने सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता को सत्य रूप देने के लिए खड़ी है। संसार अभी महान नेताओं जॉर्ज वॉशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, थॉमस जेफरसन, बुकर टी वॉशिंगटन आदि इन सभी के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया। उन दिनों अमेरिका सपनों का एक देश था। इसी अमेरिका में जब भीमराव पहुंचे तब गर्मी का समय था, समाप्त हो चुका था। अगले सत्र में प्रवेश प्राप्त कर लेने के बाद भीमराव अध्ययन में समय व्यतीत करने लगे। वहाँ भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं थी। बड़े पशुओं का मांस परोसा जाता था। विश्वविद्यालय के होटल के हॉल में उन्होंने जैसे तैसे एक सप्ताह बिताया। बाद में कॉस्मोपॉलिटन क्लब 564 पश्चिम 114 स्ट्रीट में रहने के लिए चले गए। वहाँ कुछ भारतीय विद्यार्थी भी रहते थे। वहीं उनकी मित्रता नवल बटेना से हुई। दोनों ने अपनी इस प्रगाढ़ मित्रता को आजीवन निभाया। पहली बार भीमराव को बिना किसी भेदभाव के विचरण करने, सोचने और काम करने का मौका मिला। उनकी जन्मजात बुद्धिमत्ता तथा गहरी दूरदर्शिता ने उन्हें विकास का उच्च वातावरण दिया। परिस्थिति द्वारा प्राप्त इस मात्र अवसर से सर्वश्रेष्ठ कल यानी आने वाले भविष्य पाने के लिए भीमराव ने एकाग्रचित्त होकर अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया। दूसरे अमीर विद्यार्थियों की भांति मौज मस्ती और आमोद प्रमोद का विचार उनके मन में नहीं आता था और आया भी नहीं। कभी भी एक कप कॉफ़ी
2 छोटे केक, कभी एक प्लेट मांस या मछली पर पूरा दिन निकाल देते थे। छात्रवृत्ति से कुछ राशि बचाकर वे अपने परिवार को खर्च चलाने के लिए भारत भेज देते थे। इसके लिए उन्हें अपना पेट काटना पड़ता था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर यानी MA उपाधि के लिए उन्होंने मुख्य विषय के रूप में अर्थशास्त्र लिया तथा समाजशास्त्र, इतिहास, नृवंश शास्त्र और राजनीति शास्त्र का अध्ययन अन्य विषयों के अंतर्गत किया। वहाँ जॉन ड्यू, जेम्स शॉटवेल, एडविन सेलिगमन, जेम्स हॉबे, रॉबिन्सन, फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर गोल्डन बेजर जैसे अनेक महान विद्वान प्राध्यापकों से भीमराव का परिचय हुआ। वे प्रतिदिन 18 घंटे पढ़ते थे। इससे भीमराव की नज़र कमज़ोर हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। व्यक्ति स्वतंत्रता की विचारधारा से भीमराव बेहद प्रभावित हो चुके थे। व्यक्ति स्वतंत्रता की निजी सेल्फ जो होती है फ्रीडम, उसकी जो विचारधारा थी वहाँ की, उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए। विद्वान जो टीचर थे उन सभी के साथ रहने से प्रगतिशील विचारों और खुली मानसिकता का उनके मन में प्रवेश हो चुका था। वे जॉन ड्यूई से इतने अधिक प्रभावित हो चुके थे कि उनकी अध्यापन शैली का स्वयं प्राध्यापक बनने के बाद अनुकरण किया करते थे। जातिवाद का उच्छेद नामक पुस्तक में बाबा साहब ने लिखा है कि जॉन ड्यूई मेरे अध्यापक थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर अम्बेडकर के पास जॉन ड्यूई द्वारा लिखित जनतंत्र शासन विषयक एक लेख की कॉपी सुरक्षित थी, जिसमें विद्यार्थियों को बहुमूल्य संदेश दिया गया था। भारत लौटने पर भीमराव पत्रों द्वारा अपने गुरुजनों से संपर्क बनाए रखते थे। जो विद्यार्थी अमेरिका जाते थे उन्हें डॉक्टर सेलिगमन से मिलने की सलाह देते थे। भीमराव और लाला लाजपत राय पुस्तकालय में आमने सामने बैठकर अध्ययन किया करते थे। सतत परिश्रम का फल उन्हें मिल भी पाया। उन्होंने सन 1925 में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त व्यवस्था शोध प्रबंधन प्रस्तुत कर MA की उपाधि प्राप्त की। इन्हीं दिनों वे नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी, भारत में राष्ट्रीय लाभ, एक ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक उपअध्ययन विषय पर शोध कार्य कर रहे थे। जून 1916 में इस शोध पत्र को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने PhD की उपाधि हेतु मंजूर कर लिया। इस प्रबंध का प्रकाशन द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस एंड इन इंडिया, ब्रिटिश कालीन भारत में प्रांतीय वित्तीय क्रांति शीर्षक से लंदन की PS किंग एंड कंपनी ने 1925 में किया था। इस पुस्तक में ब्रिटिश अफसरशाही और साम्राज्यशाही की खुलकर आलोचना की गई। इस ग्रंथ में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने असीम राष्ट्र प्रेम का दिल खोलकर परिचय दिया। माननीय सयाजी गायकवाड़ को समर्पित इस ग्रंथ की प्रस्तावना डॉक्टर सेलिगमन ने लिखी है, जिसमें डॉक्टर सेलिगमन ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा किसी अन्य ने इस विषय का गहन और सर्वांगीण अध्ययन किया हो तो ऐसा मुझे ज्ञात नहीं है। समय समय पर प्रांत एवं केंद्र के विधानमंडलों के सदस्य डॉक्टर अम्बेडकर के इस ग्रंथ का संदर्भ ग्रंथ के रूप में उपयोग करते थे। ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित शांति व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। ब्रिटिश नीति अंग्रेज उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करती है। संसार के प्रत्येक देश में सामाजिक अन्याय से दलित वर्ग ही पीड़ित होता है, किंतु उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता हो, ऐसा कहीं नहीं देखा गया। इस तरह स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्रिटिश शासन की जमकर आलोचना भी की है। मई 1916 में उन्होंने डॉक्टर गोल्डन बेजर द्वारा आयोजित संगोष्ठी में कास्ट इन इंडिया देयर मैकोनिक्स जेनिसस एंड डेवलपमेंट, भारत में जाति, उसकी यांत्रिकी, उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध पत्र का वाचन किया था। इस शोध पत्र में उन्होंने बताया कि अपनी ही जाति में विवाह करना जाति संस्था का प्राण है। जाति संस्था बहुवचन में ही संभव है, एक वचन में यह असंभव है। मनु के पहले भी जातियां थीं। उस समय के वे प्रचलित नियमों को मनु ने संहिता का रूप दे दिया। डॉक्टर अम्बेडकर के परिश्रम और लगन से अर्जित उपाधियों की उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय के कला विभाग के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों की ओर से उनका सम्मान किया गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद सन 1916 में उन्होंने न्यूयॉर्क छोड़ दिया था तथा अक्टूबर 1916 में लंदन स्थित ग्रेज इन संस्था में बॉरेट लॉ करने के लिए प्रवेश प्राप्त कर लिया था। साथ ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश ले लिया था। बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें वापस बुलाने का आदेश प्रसारित कर दिया था। इससे डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत दुख हुआ। लंदन विश्वविद्यालय से 4 वर्ष की अवधि में वृद्धि की अनुमति लेकर वे भारत आने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने अपना सामान एक स्टीमर पर लदवाया, जिसमें मुख्यतः उनकी अमूल्य किताबें थी। दूसरे एक स्टीमर में वे स्वयं यात्रा कर रहे थे। वे प्रथम विश्व युद्ध के दिन थे जब वो इंग्लैंड से भारत वापस आ रहे थे। जर्मन वायुसेना द्वारा बम वर्षा एवं पनडुब्बियों द्वारा तारपीड़ों के प्रयोग हो रहे थे। समुद्र यात्रा करना मानो मौत को आमंत्रण देना था।
जर्मन पनडुब्बियों ने स्टीमरों पर हमला कर डुबो दिया था। उनमें वह स्टीमर भी था जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर की किताबें थी। इसका समाचार भारत पहुंचा तो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों में मातम सा छा गया। उन्होंने समझा कि उनके जननायक हैं डॉक्टर अम्बेडकर इसी स्टीमर पर सवार थे, किंतु संयोगवश केसर हिंद जहाज सकुशल बंबई पहुंच गया। इसी में डॉक्टर अम्बेडकर यात्रा कर रहे थे। बंबई पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। वह शुभ दिन 21 अगस्त 1917 का था। दोस्तों, भारत में राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी थी। लॉर्ड मेंटेग्यू, जो कि भारत के मंत्री थे, राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए भारत आए हुए थे। वे चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य की एक इकाई के रूप में भारत में किसी महत्वपूर्ण शासन प्रणाली की स्थापना कर यहाँ स्वायत्त शासन इस संस्थान का धीरे धीरे विकास कर प्रशासन में भारतीयों को क्रमशः ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। मोंटेग्यू को अस्पृश्य समाज की विभिन्न संस्थाओं ने अपनी अपनी मांगें प्रस्तुत कर निवेदन पत्र दिए थे। भारत लौट आने पर डॉक्टर अम्बेडकर का सत्कार यानी इंटरव्यू करने के लिए संभाजी बागमारे और उनके अन्य मित्रों की इच्छा थी, किंतु डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मैंने अभी कोई खास कार्य नहीं किया, फिर मेरा यह सत्कार किस लिए कर रहे हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीतिक क्षेत्र में अभी पदार्पण करना उचित नहीं समझा, क्योंकि बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष सेवा करने को जो फैसला उन्होंने शर्त मान रखी थी उसको भी निभाना था। इसलिए वे सितंबर 1917 में बड़ौदा पहुंच गए। उनके पास धन का अभाव था। उसी समय थॉमस कुक कंपनी ने उन्हें सामान समुद्र में डूब जाने के हर्जाने के रूप में कुछ राशि दी थी। मुसीबत में ऐसा धन लाभ देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए कुछ राशि सौंपकर स्वयं बड़ौदा चले गए। उन्हें बड़ौदा स्टेशन पर स्टेट का कोई अधिकारी दिखाई नहीं दिया। एक महार जाति के उच्च शिक्षित व्यक्ति की अगवानी करने के को भला कौन आता। अपने भाई के साथ शहर के विभिन्न होटलों में गए। सभी लोग डॉक्टर अम्बेडकर की जाति पूछ रहे थे और अस्पृश्य जाति के होने के कारण दरवाजे बंद कर देते थे। अंततः एक पारसी के होटल में वे ठहरे। वहाँ उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई, किंतु जैसे ही कुछ दिनों के बाद डॉक्टर अम्बेडकर की जाति का लोगों को पता चला तो हाथों में लठ लिए सवर्ण हिंदू डॉक्टर अम्बेडकर को मारने के लिए होटल जा पहुंचे। डॉक्टर अम्बेडकर को उस होटल से निकाल दिया गया। बड़ौदा महाराज की इच्छा थी कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे विद्वान को स्टेट का अर्थ मंत्री बनाया जाए। उन्हें कुछ दिनों तक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करने के लिए सैन्य सचिव बनाया गया। उच्च पदासीन अस्पृश्य अधिकारी के पीछे वहां के सवर्ण कर्मचारी हाथ धोकर पड़ गए। वहां का एक चपरासी भी उन्हें एक गिलास पानी देने में अपनी तौहीन समझता था। इनकी टेबल पर फाइलें दूर से फेंकी जाती थी। जब वे अपनी कुर्सी से उठकर जाते तो मार्ग में बिछे हुए गलीचे कालीन को धोया जाता था। इसलिए वे पुस्तकालय में बैठकर ही अपने मन को समझाने का प्रयास करते थे। इस तरह अपमान के घूंट पीकर वे बड़ौदा स्टेट में काम कर रहे थे, लेकिन उनका मन काम में नहीं लगता था। कोई हिंदू या मुसलमान उन्हें रहने के लिए कमरा देने को तैयार नहीं था। उन्होंने महाराज को अपनी समस्या लिखित रूप में बताई। महाराज ने मंत्री को आदेश दे दिए कि डॉक्टर अम्बेडकर की समस्या का हल किया जाए, मगर मंत्री ने भी जाति व्यवस्था के कारण घुटने टेक दिए। एक दिन डॉक्टर अम्बेडकर भूखे प्यासे भटकते हुए एक पेड़ की छांव में बैठकर रोने लगे। उन्होंने विचार किया कि कैसा है यह हिंदू समाज जो किसी एक उच्च विद्वान व्यक्ति को भी अनपढ़ गंवार सवर्ण हिंदू से भी बदतर समझता है। यहाँ पर तो मन केवल जन्म से रिश्ता है, न कि कर्म से। हमें इसका विरोध करना ही पड़ेगा। दोस्तों, नवंबर 1917 में वे निराश हो गए और बम्बई लौट गए। अपनी व्यथा को गुरुजी कैलुस्कर के सामने उन्होंने बताया। गुरुजी ने महाराज को सविस्तार पत्र लिखा। डॉक्टर अम्बेडकर की वो आपकी रियासत में अपमानित किया जा रहा है और रहने को स्थान तक नहीं मिल रहा। कैलुस्कर गुरुजी के एक मित्र बड़ौदा में रहते थे। उनका पत्र गुरुजी को मिला, जिसमें लिखा था कि वह डॉक्टर अम्बेडकर को पेइंग गेस्ट यानी किराएदार की हैसियत से रखने को तैयार है। डॉक्टर अम्बेडकर बहुत आशा से जब बड़ौदा पहुंचे तो किसी ने उनके हाथों में उन महाशय का पत्र थमा दिया, जिसमें लिखा था, आपका हमारे साथ रहना मेरी पत्नी को स्वीकार नहीं है। उनकी सौतेली माँ बीमार थी। बड़ौदा में तार मिलते ही वे बम्बई लौट आए। कुछ ही दिनों के बाद माँ का देहांत हो गया। जहाँ निवास और भोजन की सुविधा नहीं थी, उन्होंने ऐसे बड़ौदा शहर में वापस न जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों तक उन्होंने ट्यूशन का कार्य किया। नवंबर 1917 में उनके एक भाई आनंदराव का देहांत हो गया। मानो परिवार का आधार स्तंभ ही टूट गया हो। बड़े भाई बलराम अपने परिवार के साथ अलग रहते थे, अतः आनंदराव का पूरा परिवार डॉक्टर अम्बेडकर पर आश्रित बन चुका था। पारिवारिक जिम्मेदारियां का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा था।
आर्थिक तंगी पीछा नहीं छोड़ रही थी। डॉवर्स कॉलेज के कोचिंग इंस्टीट्यूट में अर्थशास्त्र, बैंकिंग आदि पढ़ाने से हर महीना 150 रुपये मिल रहे थे। उन्होंने शेयर बाजार के दलालों को परामर्श देने के लिए एक कंपनी खोली, मगर जैसे ही यह पता चला कि इस कंपनी का मालिक एक अछूत है, लोगों ने उनके पास आना ही बंद कर दिया। उन्होंने कुछ दिनों तक एक पारसी व्यक्ति का लेखा जोखा लिखने का काम भी किया। दोस्तों, इन्हीं दिनों सवर्ण समाज के अस्पृश्यों के 2 अधिवेशन आयोजित किए। सवर्ण समाज ने अछूतों के 2 अधिवेशन आयोजित किए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इनमें से किसी भी अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए। उनका ग्रंथ कास्ट इन इंडिया यानी भारत में जाति पुनः प्रकाशित हो गया। इस ग्रंथ के कुछ परिच्छेद द अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी के संपादक ने अपनी मासिक पत्रिका वर्ल्ड्स बेस्ट लिटरेचर ऑफ मंथ में लिख दिए गए थे, यानी उसमें लिखे थे। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने बर्ट्रेस रसेल की रचना रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी की समीक्षा लिखकर इंडिया इकोनॉमिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजी थी। इन्हीं दिनों उनका निबंध स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज का भी प्रकाशन हो चुका था। इनमें उन्होंने खेती का एकत्रीकरण करने से पहले औद्योगिकरण की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। डॉक्टर अंबेडकर का यह निबंध भी इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित हुआ था। इसी समय बम्बई के सिडनहम कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिल गई। 2 वर्ष की अवधि के बाद नवंबर 1918 में उन्होंने यह पदभार संभाला, क्योंकि बाद में उन्हें लंदन जाकर अपना अध्ययन पूरा करना था। वे पॉलिटिकल इकोनॉमी विषय पढ़ाते थे। 450 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ कर उन्होंने 2 वर्ष में 7,000 रुपये की बचत की थी। लोकप्रिय प्राध्यापक बनने के लिए उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ा। वे व्याख्यान से पूर्व नोट्स तैयार करते थे और संदर्भों की सूची बनाते थे। विषय को विवेचन और स्पष्टीकरण से इतना अच्छा और स्पष्ट समझाते थे कि विद्यार्थियों को समय का ध्यान ही नहीं रहता था। उन्हें उनके सार्वगर्भित व्याख्यान सुनने के लिए अन्य महाविद्यालयों के छात्र भी आ जाते थे। वे अनुशासन प्रिय और रौबदार प्राध्यापक थे, अतः कक्षा में छात्रों की मटरगश्ती करने की हिम्मत नहीं होती थी। इस कॉलेज में भी छुआछूत की भावना थी। वहाँ स्टाफ रूम में रखे गए पानी के पानी का स्पर्श करने से डॉक्टर अंबेडकर वंचित कर दिए गए। अस्पृश्यता विरोधी कार्यकर्ता के रूप में उभर आने की सुप्त इच्छा का जन्म यही से हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने विद्यार्थियों के मूल्यांकन की अपनी अलग ही शैली विकसित की थी। डॉक्टर अंबेडकर के ही शब्दों में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचते समय मेरी अपनी कुछ कसौटियां थी। मैंने 30% अंक उत्तर में दिए गए विवरण के लिए 50% अंक उत्तर देने की पद्धति के लिए निर्धारित किए थे। रीति में भाषा तथा लेखन शैली को सम्मिलित किया गया था। प्रत्येक विद्यार्थी को उत्तीर्ण करने का मेरा सिद्धांत था। सर्वप्रथम में 33% अंक निर्धारित अर्थात तृतीय श्रेणी के अंक दिया करता था। कभी कभी मेरे पास 1000 कॉपी जांचने के लिए आ जाती थी। तब कितने अंक देने चाहिए मैं इसका निश्चय कर लेता था। मैं पूरी उत्तर पुस्तिका पढ़ लेता था, फिर अंक देता था। किसी छात्र ने प्रश्नों के अच्छे उत्तर लिख दिए, उसे मैं 45% अंक देता था। 45% अंक के बाद ज़्यादा अंकों के बारे में मैं उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण बहुत सख्ती से करता था। इस विषय को लेकर रामचंद्र बनोदा और डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो वार्ता हुई थी, वह आपको हम बताते हैं कि क्या वार्ता हुई थी इस मैटर में उन दोनों के बीच में। तो दोस्तों, प्रश्न, क्या आपने कभी किसी हिंदू विद्यार्थी को 45% से ज़्यादा अंक नहीं दिए? डॉक्टर रामचंद्र बनोदा कहते हैं। अंबेडकर कहते हैं, क्यों नहीं, मैंने कुछ छात्रों को 60% अंक दिए हैं, लेकिन ऐसे छात्र बहुत ही कम थे, क्योंकि 60% अंक देते समय मैं उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अत्यंत कड़ाई से करता था। डॉक्टर बनोदा यानी रामचंद्र बनोदा कहते हैं, क्या आपने 60% से ज़्यादा अंक कभी किसी को नहीं दिए? अंबेडकर कहते हैं, 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने योग्य जो विद्यार्थी होते थे, उन्हें ही मैं 60% अंक प्रदान करता था। आपके इस प्रश्न से मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई कि एक बार किसी छात्र को 150 में से 144 अंक दिए थे। इस विद्यार्थी ने प्रश्नों के उत्तर में निपुणता और कुशलता से दिए थे कि कई बार ऐसा लगता था कि उसे 150 में से 150 ही अंक दिए जाएं।
लेकिन यह कोई गणित जैसा विषय नहीं था कि उसे इतने अंक दिए जाएं, इसलिए मैंने उसके 6 अंक कम कर दिए थे। दोस्तों, वह उत्तर पुस्तिका जब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि वह उत्तर पुस्तिका जब मैंने उपाधि प्रदान करने वाले कॉलेज के अधिकारियों को वापस लौटाई तो कई अधिकारियों को ऐसा लगा कि यह विद्यार्थी तो दूसरे कॉलेज का छात्र है, उसे उसके प्रथम स्थान प्राप्त करने की संभावना है। इसलिए उन्होंने वह उत्तर पुस्तिका पुनः जांचने के लिए मेरे पास भिजवाई। मैंने उस उत्तर पुस्तिका को वैसे ही वापस लौटा दिया, साथ ही यह टिप्पणी भी लिख कर भेज दी कि ये मेरा अंतिम निर्णय है। फिर उन्होंने वह उत्तर पुस्तिका अन्य परीक्षकों के पास भिजवाई। किसी ने 144 अंक से कुछ अंक अधिक बढ़ाए, कुछ ने 1-2 अंक कम कर दिए। आखिर उन अधिकारियों को मेरा फैसला ही मानना पड़ा। रामचंद्र बनोधा कहते हैं कि क्या आपने कभी किसी छात्र को फेल नहीं किया? अंबेडकर कहते हैं कि किसी विद्यार्थी को फेल किया या नहीं यह मैं बता नहीं पाऊंगा। फिर कहते हैं रामचंद्र बनोदा कि क्या कभी आपने कोई सिफारिश करने आया था? क्या कभी आपसे कोई सिफारिश करने आया था? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं हाँ, एक बार एक अछूत विद्यार्थी के रिश्तेदार को यह पता चला कि बम्बई विश्वविद्यालय में परीक्षा का परीक्षक हूँ मैं। वह व्यक्ति मेरे पास आकर अपने उस विद्यार्थी को पास करने के लिए सिफारिश अनुरोध करने लगा। उसे लगा कि वह विद्यार्थी भी एक अछूत है, इसलिए मैं उसका आग्रह मानकर यह मदद अवश्य करूंगा, मगर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो यह संभव न था। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि माना कि यदि मैं चाहूं तो यह संभव हो सकता है, परंतु मुझे ऐसा करना शोभा नहीं देता। साथ ही इस तरह किसी के लिए सिफारिश करना मुझे अनुचित लगता है। मेरी तो पक्की धारणा है कि अस्पृश्य विद्यार्थी की ओर से ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे कि वह बुद्धिमानी और योग्यता में अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा किसी भी प्रकार से हीन प्रकट हो या पिछड़ जाए। मैं तो यही चाहता हूं कि वह अन्य विद्यार्थियों की तुलना में एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में ही अपना अस्तित्व स्थापित करे। मेरा यह उत्तर सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप लौट गया। डॉक्टर अंबेडकर का स्वभाव प्रकट करने के लिए तथा समानता तत्व की निष्ठा के लिए यह एक आदर्श उदाहरण है। अस्पृश्य वर्ग की प्रतिभा का सम्मान करने की उनकी पहल भी अनुकरणीय है। बालू जैसे अस्पृश्य क्रिकेट खिलाड़ी का सम्मान समारोह डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से ही आयोजित किया गया था। पी बालू को दिए गए अभिनंदन पत्र को शब्दांकित करने का कार्य स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि अन्याय को दबाए गए निम्न समाज में आप जैसे वीर पैदा हुए हैं जो हिंदू समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हमारे समाज की तेजस्विता और सौजन्य का यह परिचायक है। इस अछूत खिलाड़ी को कप्तान नहीं बनाया गया। इस संबंध में अपना खेद भी डॉक्टर अंबेडकर ने इस अभिनंदन पत्र में उल्लेखित किया था। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में अछूतों के उद्धार के कार्य के लिए जो लोग समर्पित थे उनमें कोल्हापुर के राजश्री छत्रपति साहूजी महाराज सबसे आगे थे। वे उदार, क्रियाशील तथा धैर्यवान प्रवृत्ति के धनी राजा थे। उन्होंने कोल्हापुर रियासत में अछूत वर्ग के छात्रों के लिए स्कूल और छात्रावास स्थापित किए थे। अस्पृश्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना लागू की थी। अछूत शिक्षक युवकों को राज्य में अच्छी नौकरी दिलाई थी। कुछ लोगों को वकालत की सनद भी दी गई थी। रियासत में जाति भेद नष्ट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। सहभोज से जाति भेद नष्ट हो सकता है, यह सोचकर ही वे स्वयं भी अछूतों के साथ भोजन किया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर साहू महाराज के संपर्क में आ गए तो अछूत वर्ग की शिक्षा तथा जन जागृति के लिए डॉक्टर अंबेडकर को साहू जी महाराज ने 2500 रुपये का अनुदान दिया था। उन दिनों 2500 रुपये रकम बहुत बड़ी रकम होती थी। दोस्तों, मूकनायक पाक्षिक 31 जनवरी 1920 को आरंभ हुआ। यह पाक्षिक दलित आंदोलन का मुखपत्र था। डॉक्टर अंबेडकर शासकीय सेवा में होने के कारण आधिकारिक रूप से संपादक नहीं बन सके, किंतु व्यवस्थापन, मंत्रणा, अग्रलेख, स्फुटलेख लिखने का कार्य उन्हीं ने किया था। किंतु दलित समाज के प्रति सवर्णों के मन में इतनी घृणा थी कि डॉक्टर अंबेडकर का यह अनुरोध कि केसरी में अमूक नायक का विज्ञापन दिया जाए, केसरी ने ठुकरा दिया। उस समय केसरी के संपादक लोकमान्य तिलक थे। मूकनायक के प्रथम अंक के संपादक में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था कि भारत विषमता का पियर है। हिंदू समाज एक मीनार है जहां एक जाति उस मीनार की एक मंजिल है। एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। जो व्यक्ति जिस मंजिल पर पैदा होता है वह उसी मंजिल पर ही मर जाता है। निचली मंजिल में रहने वाला चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, वह ऊपरी मंजिल पर नहीं जा सकता। ऊपर की मंजिल का कोई व्यक्ति चाहे कितना भी नालायक मूर्ख क्यों न हो, उसे निचली मंजिल पर कोई नहीं धकेल सकता। सचेतन एवं अचेतन वस्तुओं की ईश्वर का अंश मानने वाले लोग स्वधर्मियों,
अपने धर्म बंधुओं को ही अछूत मानते हैं, यानी हिंदुओं को ही अछूत मानते हैं। वर्तमान में ब्राह्मण लोग ज्ञान वृद्धि करने में तल्लीन है, न कि ज्ञान दान करने में। गैर ब्राह्मणों की उन्नति नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास सत्ता और ज्ञान का अभाव है, इसलिए वे पिछड़े हुए हैं, युगों से दबे हुए हैं। दरिद्र बहिष्कृतों को बंधन मुक्त करना है। इसके उत्थान के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ेगा। उनकी आंखों में ज्ञान का अंजन डालकर उन्हें उनकी हीन परिस्थिति का एहसास कराना पड़ेगा। एक अग्रलेख में उन्होंने लिखा था कि यदि भारतवासियों को ब्रिटिश शासन से मुक्त होना है तो उन्हें राजनीतिक स्वराज्य के पहले अछूतों को सामाजिक दासता से मुक्त करना चाहिए। 20 मार्च 1920 को कोल्हापुर रियासत के माणगांव में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्य वर्ग का एक अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन को संबोधित करने हेतु कोल्हापुर के छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा कि अब आप लोगों को डॉक्टर अंबेडकर के रूप में एक उद्धारकर्ता मिल गया है। वे तुम्हारी बेड़ियों को तोड़कर रहेंगे। मेरा अंतर्मन कहता है कि पूरे भारत के नेता बनेंगे। माणगांव में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन का सर्वप्रथम सार्वजनिक भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा कि अछूत वर्ग की प्रगति होनी चाहिए। इसके लिए राजऋषि साहू महाराज द्वारा सियासत में जो कार्य किए गए हैं वे अमूल्य हैं। हमारे जैसे विद्यार्थियों की सहायता कर उन्होंने हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया है। इस रियासत स्थित कार्यकर्ताओं को भी वे मुक्त हस्त से मदद कर रहे हैं, खुले हाथ से मदद कर रहे हैं। दोस्तों, वे भविष्य में भी इसी प्रकार मदद करते रहेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। महाराज द्वारा हम सबके हित के लिए जिस काम का आह्वान किया गया है, जिस काम का घोषणा की गई है, उसे पूरा करने का मैं वचन देता हूँ। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी तक लगा दूंगा और अपना पूरा जीवन इसी काम को पूरा करने के लिए व्यतीत करूंगा, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। अपने इस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि अछूतों को अपने बच्चों को हर हाल में शिक्षा देनी चाहिए, मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाना चाहिए, व्रत उपवास आदि नहीं रखने चाहिए, देव सेवा के लिए लड़कियों को मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए, यानी देवदासी प्रथा। इन कुरीतियों को दूर करने में लाचार नहीं बनना चाहिए। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया था। इस सम्मेलन में साहू जी महाराज की उपस्थिति में सहभोज का कार्यक्रम हुआ। इस दावत में अनेक सरदार तथा बड़े बड़े अधिकारी भी सम्मिलित हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनेक अछूत अनुयायियों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। दोस्तों, सन 1920 में मई महीने में नागपुर में अछूत वर्ग का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता छत्रपति साहू जी महाराज ने की थी। नागपुर के महाराज रघुजी भोंसले ने सोचा कि यदि छत्रपति साहू जी महाराज ने आग्रह किया तो उन्हें भी अछूतों के साथ भोजन करना पड़ेगा। इस परिस्थिति को टालने के लिए वे अपने परिवार सहित नागपुर से बाहर कहीं चले गए घूमने के लिए। कौन? रघुजी भोंसले, जो नागपुर के महाराज थे। इस अधिवेशन में यह क्रांतिकारी प्रस्ताव पारित किया गया कि विधानमंडल में अछूत वर्ग का प्रतिनिधि अछूतों के मतों द्वारा ही चुना जाना चाहिए। इस अधिवेशन की सफलता ने डॉक्टर अंबेडकर को अछूतों के नेता के पद के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। इसी सम्मेलन में महार जाति की 12 उपजातियों के लोगों ने एक साथ पंगत में बैठकर भोजन किया। डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से आयोजित इस सहभोज ने महारों की उपजातियों में व्याप्त भेदभाव को समाप्त कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर लंदन जाने की तैयारी में जुट गए। नवल भटीना नामक उनके मित्र ने 5,000 रुपये उनको उधार दिए। वेतन बचत से कुछ धन संग्रह हुआ और 5,000 रुपये कोल्हापुर राजा ने दिए। एक प्राध्यापक के नाते डॉक्टर अंबेडकर को मिलने वाला वेतन आराम का जीवन बिताने के लिए पर्याप्त था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें से काफी राशि बचा ली थी। इस बचत का श्रेय उनकी पत्नी रमाबाई को ही जाता है, जिन्होंने 50 रुपये प्रति माह में घर गृहस्थी की गाड़ी चलाई थी। रमाबाई ने आर्थिक मुसीबतों में धीरज रखकर डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों में हाथ बटाया था। डॉक्टर अंबेडकर जुलाई 1920 में प्राध्यापक की नौकरी से त्यागपत्र देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु लंदन वापस चले गए थे, जो कि वो वहां से परमिशन लेकर आए थे। बड़ौदा रियासत के कुछ सवर्ण अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर को पत्र लिखकर कर्ज चुकाने के लिए परेशान किया करते थे, जबकि महाराजा को मालूम ही नहीं था। कुछ लोग न्यायालय में डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध कार्रवाई करने पर तुले हुए थे, किंतु बड़ौदा महाराजा ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका से प्रभावित होकर उन्हें इस कर्ज से मुक्त भी कर दिया था। लंदन की प्रसिद्ध संस्था ग्रेज इन तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर अंबेडकर की उच्च शिक्षा प्राप्त हुई। यह वही ज्ञान केंद्र है जहां मार्क्स, मंजिनी, लेनिन और सावरकर जैसे महापुरुषों ने शोध कार्य किया था। इसे लंदन म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करके दिखा दिया था। वे पुस्तकालय में प्रातः 8 बजे से शाम को 8 बजे तक अध्ययन करते रहते थे। कुछ सुबह उन्हें नाश्ते में होटल की मालकिन एक प्याली चाय, जहाँ पर वो रुके थे, एक प्याली चाय, एक पाव का टुकड़ा और एक मछली का टुकड़ा खाने को देती थी। दोपहर का भोजन या दोपहर की चाय लेने के लिए उनके पास धन और समय का दोनों का अभाव था। इसलिए पुस्तकालय बंद होने के बाद वे किसी सस्ते से होटल में एक कप ब्रॉबरीन पीते और साथ में दो पाव खाकर 2 बड़ा पाव खाकर अपना काम चला लेते थे। रात को घर लौटने के बाद रात्रि का जो भोजन है किया करते थे, जो कभी पेट भरा कभी नहीं भरा। ऐसे ही उन्होंने प्रत्येक क्षण का उपयोग ज्ञान साधन के लिए महान उद्देश्य में व्यतीत किया था। उनके सहपाठी मित्र सभी डॉक्टर अम्बेडकर से कहते थे कि बहुत रात हो चुकी है, कितनी रात तक जगा करोगे, थोड़ी देर सो जाया भी करो आप। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर का उत्तर होता था कि मित्रवर, मेरे पास रोटी के लिए धन और सोने के लिए समय नहीं है। मैं तो यथासंभव शीघ्र अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संस्मरण में लिखा है, अपने लेख में लिखा है कि मैंने विद्यार्थी दशा में, जब मैं विद्यार्थी था उस समय इंग्लैंड में सामान्यतः जिस पाठ्यक्रम को पूरा करने में 8 साल लगते हैं, सामान्यतः 8 साल लगते हैं उस पाठ्यक्रम को पूरा करने में, उसे मैंने 2 वर्ष 3 माह में ही पूरा कर लिया। इसके लिए मुझे 24 घंटे में से 21 घंटे तक भी पढ़ाई करनी पड़ी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अथक परिश्रम से अखंड तपस्या में जब कभी भी उन्हें आर्थिक तंगी महसूस होती तो वे अपने मित्र नवल भटेना को पत्र लिखकर आर्थिक मदद की मांग करते थे। मितव्यता और सतत परिश्रम यानी कम खर्चे में और लगातार कठिन परिश्रम से फलस्वरूप उन्होंने लंदन में प्रतिमाह 8 पाउंड में ही गुजारा किया था, जो कि इतिहास में एक अनूठा उदाहरण है। इतने कम रुपए में उनके पास मनोरंजन के लिए कोई धन या पैसा तो था नहीं। वो चाहते नहीं थे कि पैसा बर्बाद हो और समय खराब हो। वे लंबी दूरी तक पैदल चलकर ही जाते थे, क्योंकि उनके पास रेल या दूसरे साधनों में बैठने के लिए किराया नहीं था, पैसे नहीं बचते थे। कभी कभी वे लंदन के उपनगर में रहने वाले एक भारतीय संस्कृत विद्वान के निवास पर जाते थे, जहां उन्हें शास्त्री जी के परिवारजनों से सम्मान और भावपूर्ण आतिथ्य मिलता था, इसलिए वो जाते थे। वे लंदन में रहकर भारत में स्थित अछूत कार्यकर्ताओं का पत्र द्वारा मार्गदर्शन करना कभी नहीं भूलते थे। वे अपने पुत्र एवं भतीजे की शिक्षा पर ध्यान देने के लिए प्राय अपने मित्र सीताराम शिवतरकर को लगातार पत्र लिखते रहते थे। कभी कभी रमाबाई को भी पत्र द्वारा समाचार लिखते थे। एक पत्र में उन्होंने लिखा है, प्रिय रामू नमस्ते। अपनी पत्नी को लिखने वाला लिखा जो पत्र है उसको मैं आपको बताता हूँ कि प्रिय रामू नमस्ते। पत्र मिला, गंगाधर बीमार है, यह जानकर दुख हुआ। स्वयं पर विश्वास रखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी अन्न का मोहताज हूँ, खाने को मोहताज हूँ। तुम्हें भोज भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कुछ न कुछ प्रबंध कर रहा हूँ। अगर कुछ समय लग जाए या तुम्हारे पास के पैसे खत्म हो जाएं तो अपने जेवर बेचकर घर गृहस्थी चला लेना। मैं तुम्हें नए गहने बनवा दूंगा। यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ लिखा नहीं आपने। मेरी तबीयत ठीक है, चिंता मत करना। अध्ययन जारी है, पढ़ाई जारी है। सखू और मंजुला के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। तुम्हें जब पैसे मिल जाएं तो मंजुला और लक्ष्मी की माँ को एक साड़ी लेकर दे देना। शंकर के क्या हाल है? गजरा कैसी है? सबको कुशल, भीमराव। ये पत्र उन्होंने अब माता रमाबाई को लिखा था, जो कि प्यार से वो रामू बुलाया करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना नियोजित शोध कार्य पूरा कर लिया। प्रोविंशियल डिस्ट्रांसलेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया विषय पर सन 1921 के जून माह में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने 1922 में लंदन विश्वविद्यालय से DSc की उपाधि के लिए प्रॉब्लम ऑफ रूपी विषय पर शोध प्रबंधन प्रस्तुत किया। उसी समय बैरिस्टर की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए। इसके पहले शोध प्रबंधन लेख में व्यस्त होने के कारण वे बैरिस्टर की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। वे मई 1922 में जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय भी गए थे। 1922 में मई में वहां से वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने 3 माह तक संस्कृत अध्ययन भी किया था। प्रोफेसर एडविन कैनन ने उन्हें वापस लंदन बुला लिया। उनके शोध प्रबंध पर कुछ आपत्तियां उठाई गई थी। कुछ अंग्रेज प्राध्यापकों ने सलाह दी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर अपनी नुकीली तथा तीखी शैली में सुधार करें। कुछ प्राध्यापकों ने सलाह दी कि विषय की मौलिकता, मध्यवर्ती कल्पना, शोधपरक तथा
और ऐतिहासिक सूचनाओं को यथा तथ्य रखकर शोध प्रबंध में सुधार करें, ऐसा वो कहते हैं। प्रोफेसर हेराल्ड लॉस्की और डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्रांतिकारी प्रतीत हुए, जो उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के विद्यार्थी संघ के सम्मुख उत्तरदायी सरकार का कर्तव्य नामक निबंध का वाचन करते समय प्रकट किए थे। दोस्तों, अंग्रेजी गुप्तचर भी उन्हें क्रांतिकारी गुट के सदस्य के रूप में शंका की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि अमेरिका में लाला लाजपत राय से उनका परिचय हो चुका था। डॉक्टर अंबेडकर का नाम क्रांतिकारी युवकों की सूची में सम्मिलित किया जा चुका था। उनके पास पुनः शोध पत्र लिखकर प्रस्तुत करने के लिए समय और धन भी नहीं था, इसलिए वे 14 अप्रैल 1923 को लंदन से भारत आ गए। 3-4 महीनों में ही उन्होंने शोध पत्र के स्वरूप में सुधार कर लंदन भेज दिया। दिसंबर 1923 में वह शोध पत्र डीएससी उपाधि के योग्य घोषित किया गया। इस शोध पत्र को पीएस किंग कंपनी ने प्रकाशित किया था। यह वही शोध पत्र है जिसमें भारतीय रुपये और ब्रिटिश पाउंड के संबंधों का विश्लेषण किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाले अवमूल्यन की प्रखर आलोचना की गई। डॉक्टर अंबेडकर ने इस ग्रंथ को अपने माता पिता को समर्पित किया है। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में प्रोफेसर एडविन कैनन ने डॉक्टर अंबेडकर की कुशाग्र बुद्धि की पूरी प्रशंसा की है तथा उनके युक्तिवाद और तर्क से सहमति प्रकट की है। अब डॉक्टर अंबेडकर उच्च विद्या विभूषित हो चुके थे। उन्होंने एमए, पीएचडी, डीएससी, बॉरेट लॉ की उपाधियों से अपने आप को अद्वितीय विद्वान के रूप में सिद्ध किया था। वे समकालीन विद्वानों की तुलना में रत्ती भर भी कम नहीं थे। यह विद्वता कठिन परिस्थिति, अथक परिश्रम, धनाभाव, धन के अभाव में दुर्दम्य आशावाद, महत्वाकांक्षी मन के कारण प्राप्त हुई थी। इसका उपयोग वे अपनी मातृभूमि की समस्याओं को सुलझाने में तथा अपने जाति बंधुओं को सामाजिक दास्ता से मुक्त कराने में खर्च करने वाले थे। वे किसी भी प्रकार के झंझावत का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम हो चुके थे। तो दोस्तों, ये था उनका विदेशी दौरा, जब वो विदेश पढ़ने गए थे और विदेश से जब वापस आ रहे थे तब की जो घटना है, आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, क्या कर रहे थे वो भारत के लोगों के लिए, अछूतों पीड़ितों के लिए, वो आपको हम अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। क्योंकि ये था विदेश जाने का जो समय था और जब उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी अमेरिका से लंदन का सफ़र, ये हमने आपको सिर्फ एक वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और बाबा साहब की जीवनी पढ़ते रहें, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सामाजिक भाव मिलते हैं और सोशल वर्कर आप बने, सोशल काम करते रहें, लोगों की मदद करें और सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे बाबा साहब भारत लौटने के बाद बाबा साहब ने क्या क्या किया था भारत के अंदर लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए। तो आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।